हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आपको भी पता होगा कि हम लोगों ने देखिए पिछले वीडियोज में परागकण से क्या हमें एक तरीके से हमने क्या पढ़ा था, परागकण के कारक पढ़े थे, है ना। और पर परागण के जो अनुकूलता है, मतलब कहाँ कहाँ पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती, वो चीज देखा था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अब पर परागण समाप्त हो रहा है और उसमें लास्ट टॉपिक देखेंगे पर मतलब परागण में जो है हमारा पर परागण से हानियां और लाभ, है ना। देखिए, हमने अभी तक पर परागण किसे कहते हैं देख लिया है ना। पर परागण कब होता है देख लिया, पर परागण किसके द्वारा होता है हमने देख लिया, है ना। तो अब क्या आखिर मतलब मान लीजिए कि अगर पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, अगर हम उसको बाहर से देखें, है कि नहीं, किसी चीज को बाहर से देखना और फिर झांकना उसमें, है कि नहीं, काफी चीजें दिखाई देती हैं। तो अगर हम लोग पर परागण की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो कुछ हमें लाभ भी मिलेंगे, है कि नहीं, और कुछ हानियां होंगी। पहला चीज, अगर हानियों की बात करें तो पहला चीज है पर परागण की क्रिया बाह्य साधनों पर निर्भर करती है कि नहीं। भाई, पर परागण में क्या होता है, कोई एक माध्यम होता है, कीट होता है, जब कोई पक्षी होती है, चमगादड़ होता है, कोई भी जंतु होता है या वायु होती जल होती है, बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती। भाई मान लीजिए हमारे पास परागकण बन के तैयार, मैं एक पुष्प हूँ, परागकण मान लीजिए ये पुष्प है, मैं पुष्प नहीं, है ना, ये पुष्प, यहाँ पे परागकण बन के तैयार है। अब इनको यहाँ से दूसरे पुष्प तक ले जाना है और ये 2 दिन के अंदर मर भी जाएगा। तो भाई मान लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि ये परागकण यहाँ से वहां तक ना पहुंच पाया 2 दिन के अंदर, तब तो ये क्या होगा, मर जाएगा। तो ये तो भाई हार्मफुल इफेक्ट हो गया, कि तो गलत हो गया। तो ये कमी है पर परागण की, क्योंकि पर परागण की प्रक्रिया बाह्य साधनों पर निर्भर करती है, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे कोई जंतु हो, ठीक है। तो ये एक नुकसान है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी चीज, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ भाई, ये भी है, क्योंकि देखिए पर परागण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, आपको भी पता होगा, ज्यादातर एक लिंगी पुष्प है तब उसमें पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतलब मान लीजिए एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है, जब ये स्त्री पुष्प है ना, और ये एक लिंगी, मतलब दोनों पुष्प एक लिंगी है, ये स्त्री है और ये पुष्प, ये वाला पुष्प नर है, ठीक है, नर भाग है इस पुष्प में। तो यहां से परागकण बनेंगे, उनको यहां से यहां तक पहुंचना है कि नहीं। मान लीजिए कोई पुष्प ऐसा खिल जाए कि वहां पर आसपास में 10-15 किलोमीटर में, मान लीजिए उदाहरण के लिए छोटी सी उदाहरण मान लेते, एक पपीता का पेड़ खिल गया, है कि नहीं। मान लीजिए पपीता का पेड़ मतलब उगा और नर वाला उग गया, आसपास में कहीं 15-20 किलोमीटर में कहीं कोई पपीता का पेड़ ही नहीं है, तो मादा तक ये कैसे पहुंचेगा। या फिर मान लीजिए कि ये मादा ही हो, मादा पपीता खिल गया हो, तो भाई वो अकेले तो पपीते का निर्माण नहीं कर सकता, बीज या फल नहीं बना सकता, उसको परागकण चाहिए। तो परागकण आएंगे कहां से, दूसरे पुष्प से, और पता लग रहा है भैया आसपास में दूसरा पुष्प है ही नहीं, तब तो ये और मुश्किल पड़ जाती है ना। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एक कमी है ना, एक हानि है। आगे देखते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए मकरंद आदि बनाना पड़ता है, ठीक है। पिछले भी हम लोग यही तो पढ़ते चले आ रहे हैं, नहीं, उसमें हमने देखा था कि भाई जो देखिए पर परागण होता है जिन पुष्पों में, उनको जैसे मतलब देखिए, जैसे हम लोगों को घर में दिखावट की जरूरत नहीं होती, है कि नहीं, अपने सब होते हैं, लेकिन बाहर से जब लोगों की शादियां होती हैं तो वो अच्छा सा कपड़ा पहन के ऐसे वैसे करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर भी वही चीज है भाई, स्वपरागण में तो अपने से चलो काम हो गया, चल गया, लेकिन पर परागण में आपको कीटों को आकर्षित करना, आप कैसे आकर्षित करेंगे, वो मकरंद बनाएंगे, वो पंखुड़ियां बढ़िया रंग बिरंगी बना लेंगे, किसी में पीली होंगी, किसी में लाल, किसी में गुलाबी, किसी में नीली, है कि नहीं। इस तरीके से कई सारी आकर्षित करने के लिए मकरंद आदि मतलब बनाना पड़ता है। आदि का मतलब अब हमने बता दिया ना कि पंखुड़ियां रंग युक्त हो सकती हैं, सुगंध पैदा करना पड़ेगा पुष्पों को, तो ऊर्जा नष्ट होती है कि नहीं भाई, ऊर्जा नष्ट होती है इन सब चीजों में, तो ये एक हानि होगी। उसके बाद है पर परागण में काफी मात्रा में परागकण नष्ट होते हैं।
है ना। देखिए जैसे हमने जब वायु परागण पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि भाई देखिए वायु परागण में भारी मात्रा में पौधे क्या करते हैं, नर परागकणों का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वायु, मान लीजिए कि एक पुष्प उत्तर दिशा में है, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ये पुष्प है और एक पुष्प यहाँ है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो वायु के सहारे से अगर ये जाएगी तो जरूरी नहीं कि वायु, तो भाई मान लो इधर को चल गई तो परागकण तो सब इधर उड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो बहुत भारी मात्रा में बनाती है कि थोड़ा बहुत भी हवा इधर उधर हो तो एक तो पहुंच जाए कम से कम, है कि नहीं। तो बहुत भारी मात्रा में हमने जल परागण भी जब पढ़ा तब उसमें भी हमने देखा था, हाइड्रोफिली में भी हमने जाना था कि काफी मात्रा में पौधे परागकण बनाते हैं, है कि नहीं, और परागकण को बनाने में काफी मात्रा में ऊर्जा नष्ट होती है कि नहीं। तो इस तरीके से ये भी एक क्या हो गया, नुकसान हो गया कि पर परागण से ये भी एक हानि हो गई कि परागकण बहुत मात्रा में बनाने पड़ते हैं और उसमें से ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं, एक ही दो पहुंच पाते हैं वहां तक, ठीक है। उसके बाद है पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, ठीक है। संकर का मतलब क्या होता है, संकर शब्द अगर आपको न समझ में आए तो आप हाइब्रिड, इंग्लिश में हाइब्रिड शब्द का यूज करते हैं। तो इसमें एक जो बीज बनेगा, है कि नहीं भाई, क्या होगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब परागकण, और परागकण जब वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में बीजांड तक पहुंचेगा तो वहां से मादा युग्मक से मिलकर क्या करेगी, बीज बनाएगी। तो जो बीज बनेगा ना वो सदैव संकर होगा, मतलब हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब उसमें दोनों पौधे के लक्षण होंगे, समझ में आ रहा है ना भाई। एक पुष्प मान लीजिए मटर का ये छोटा सा है, दूसरा पुष्प मटर का बड़ा सा है, तो दोनों के युग्मक जब आपस में मिलेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से नर पुष्प का परागकण गया, नर मतलब परागकण गया मटर के पुष्प पे बैठा और उसके अंदर जब निषेचन होगा तो जो बीज बनेगा वो क्या होगा, एक संकर बीज होगा, मतलब उसमें दोनों पौधों के लक्षण पाए जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं पर परागण से लाभ। हमने हानियां देख ली, हानियां हमने देखी जिसमें हमने देखा कि परागकण बहुत भारी मात्रा में नष्ट होते हैं और पौधे को बनानी पड़ती है, इससे ऊर्जा नष्ट होती है। उसके बाद हमने बाह्य साधन देखे, दूसरे पुष्प पे निर्भर करना बहुत सारे झाम है, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और लाभ भी होते हैं इससे हमें, जो कि हैं प्रमुख रूप से देखे दिया है। परागकण पर परागण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब जब देखिए एक पुष्प का परागकण मान लीजिए यहाँ है, और कभी कभी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कहो उत्तर प्रदेश से परागकण उड़ के कहो जम्मू कश्मीर भी पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है, होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं वायु कहाँ पहुंचा दे कोई पता फिक्स नहीं रहता ये चीज। तो क्या होता है, मान लीजिए कि एक पौधा छोटा है कि नहीं, और एक पौधा लंबा है, तो जब लंबे पौधे का परागकण छोटे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा और निषेचन होगा तो क्या होगा, उससे जब बीज बनेगा विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब अलग लक्षण ना वो, क्योंकि उसकी हो सकता है लंबाई बढ़ जाए, है कि नहीं भाई। ज्यादातर क्या देखो ये फिक्स नहीं है कि जो माँ बाप लंबे हैं तो बेटी या बेटा भी लंबे हो, है कि नहीं, लेकिन अनुवांशिक रूप से होता है। अगर अनुवांशिक रूप से है वो तो माँ बाप जो हैं अगर लंबे हैं तो हो सकता है बेटे भी लंबे हों, अगर अनुवांशिकी है ये चीज तो ऐसा भी होता है ना। तो मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न होती है क्योंकि दो अलग अलग पौधों के युग्मक आपस में मिलते हैं, इस प्रकार से विभिन्नताएं कुछ अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद है पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही जीवों की नई जातियां विकसित होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए। और स्वपरागण से कहीं बेहतर है पर परागण, अब है ना, क्योंकि देखिए स्वपरागण में क्या है कि उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पर रहता है, कोई विभिन्नताएं नहीं आती। वो बौना है तो बौना बना रहता है, लंबा है पुष्प तो लंबा वो पौधा बना रहे, कोई विभिन्नता नहीं आएगी। यहाँ पर विभिन्नताएं आएंगी और इसी विभिन्नताओं से क्या होगा, नए नए जीव उत्पन्न होंगे, है कि नहीं। आपने भी देखा होगा कि गुलाब में देखो पहले किस तरीके के खिलते थे, अब उनको कटिंग कर करके नए तरीके के एक ही
कई तरीके के पुष्प खिल रहे हैं, है कि नहीं। तो नई जातियों का विकास होता है, मतलब पर परागण की प्रक्रिया से ही नई जातियों का विकास होता है। काफी हेल्पफुल होती है ये चीज, तो समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम, पर परागण से रोग रोधक बीज विकसित किए जा सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे बीज बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं कि उनमें रोग नहीं लगते, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है कि नहीं। जैसे भाई हम लोगों मनुष्यों में भी तो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले टीके लगना शुरू हो जाते हैं, या जन्म लेता है तब टीके लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। पौधों में भी जब पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो रोग रोधक बीज उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि एक पौधा मरियल है, कमजोर है कि नहीं, उसके अंदर अगर बढ़िया सा स्ट्रांग परागकण पहुंच गया अच्छे लक्षणों वाला, तो उसके तो लक्षण आधे तो परिवर्तित हो जाएंगे, है कि नहीं, आधे बचे। अगर पर परागण की प्रक्रिया लगातार होती रही तो हो सकता है कि वो भी सुधार आ जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर हो रहा है। हमने इसे भी देख लिया है कि रोग रोधक बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है, पर परागण से उत्पन्न बीज के पौधे अधिक स्वास्थ्य एवं सक्षम होते हैं, ठीक है। जो बीज उत्पन्न होंगे पर परागण की प्रक्रिया से वो कैसे होंगे, अधिक स्वस्थ और सक्षम होते, मतलब कि प्रकृति में, क्योंकि देखिए बदलाव आ रहे हैं, है कि नहीं, बदलाव आते हैं तो उसमें प्रकृति से अनुकूलित करने की क्षमता पाई जाती है, प्रकृति के साथ बहुत अच्छा अनुकूलन पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब स्वास्थ्य का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं कि स्वस्थ होंगे, बिना रोग के होंगे, है ना, और सक्षम होंगे, मतलब अगर एक प्रतिकूल परिस्थिति भी दे दिया जाए उन्हें तो वो उसमें भी उग करके अपनी जीवन उत्तरजीविता बनाए रख सकते हैं। समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये परागकण से कुछ हानियां और लाभ रहे जो कि हमने देखे हैं। हम एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, परागकण से हमें क्या और हानियां होती, क्या लाभ होते हैं। पहली चीज हानियों में हमने देखा ये क्या होते हैं कि बाह्य साधनों पर निर्भर करते हैं। किस पर, बाह्य साधनों, मतलब जल वायु ये सब, अगर ये सब न मिले तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, तो ये तो नुकसान हो गया। दूसरी चीज, दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरी चीज, कीटों को आकर्षित करने के लिए मकरंद और एक तरीके की सुगंध, है ना, और रंग, ये सब बनाने पड़ते हैं, ये भी नुकसान हो गया। पर परागण में काफी मात्रा में परागकण नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। परागकण पौधों को भारी मात्रा में बनाना पड़ता है क्योंकि नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद है, पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। जो बीज उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, मतलब उसमें दोनों पौधों के लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। लाभ की बात करें फिर से एक बार, तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, प्रकृति में स्वतः जीवों की नई जातियों का विकास होता है, उसके साथ साथ रोग रोधक बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ उत्पन्न जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पर परागण से होने वाले क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं वो चीज देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक रहेगा जो कि है कृत्रिम संकरीकरण, ठीक है। क्या चीज होता है कृत्रिम संकरीकरण, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर टिप्पणियां लिखनी आती हैं, बोर्ड के लिए भी जरूरी है और नीट और जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो इसके साथ यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक कृत्रिम संकरीकरण के साथ। थैंक यू दोस्तों।